नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादों में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा छात्र का महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। तो ये प्रारंभिक शिक्षा का पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिएगा। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स हुड, लॉर्ड मैकाले, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर फिलिप हर्टाग। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। नीचे की ओर निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया है, अर्थात एक ऐसा सिद्धांत जो यह मानता था कि ज्ञान शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित होगा। तो क्या है ये निस्यंदन सिद्धांत? तो ज्ञान शिक्षित वर्गों से, ज्ञान जो है शिक्षित वर्गों से जनता तक पूर्व के स्वतंत्र प्रयासों के माध्यम से प्रसारित होगा, ये है निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग यह समिति ने भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान दिया है? तो ये 4 आयोग या समिति दिया है, उसमें स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान किसने दिया है ये चीज़ पूछा गया है। राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग और आचार्य राममूर्ति समिति। सही आंसर जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा। भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के सभी स्तरों पर ध्यान देने वाला समिति या आयोग कौन सा है? रामकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, आचार्य राममूर्ति समिति। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कोठारी आयोग। याद रखिएगा कोठारी आयोग से संबंधित प्रश्न आता ही है। ठीक है, कोठारी आयोग क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था जिसे भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किया गया था। कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दौलत सिंह कोठारी थे। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो दौलत सिंह कोठारी। याद रखिएगा, जिसके तहत शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए खाका तैयार किया जाना, उसे धरातल पर पूरा कराना आदि तय किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उपशीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया था? तो ये उपशीर्षक है क्या चीज़? राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा। ये किस शिक्षा आयोग ने दिया है ये आपको बताना है। ठीक है, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और कोठारी आयोग दिया है। जिसको भी पता है कमेंट करके बताइएगा कौन सा शिक्षा आयोग है जिसने रिपोर्ट में उपशीर्षक दिया था। उपशीर्षक क्या था? राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा, ये उपशीर्षक है। ठीक है, किसने दिया था ये चीज़ पूछा गया है इसमें। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोठारी आयोग हो जाएगा, कोठारी आयोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से संबंधित है? ये लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पढ़ चुके हैं क्या? इसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। सार्जेंट आयोग दिया है, हार्टोग समिति दिया है, कोठारी आयोग रिपोर्ट है, राधा कृष्णन आयोग। क्या होगा सही आंसर? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में 10+2+3 शैक्षिक रचना की स्थापना का सुझाव दिया। मुदालियार आयोग ने, कोठारी आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने, यशपाल समिति ने। 10+2+3 शैक्षिक संरचना का स्थापना का सुझाव किसने दिया था भाई? मुदालियार आयोग दिया है, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, यशपाल समिति। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोठारी आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ है? 1957, 1857, 1947 और 1964। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1857। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? तो 1857 में किया गया। कहाँ किया गया कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? तो 1857 में कितने विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं बता रहा है? 3, जिसमें से ये कौन नहीं है ये पूछा गया है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, तो पिछले प्रश्न में क्या देखे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया? तो प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान देने वाला भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है? भारतीय शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सार्जेंट आयोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी भारतीय शिक्षा आयोग ने बोला गया है, यहाँ भी आ जाएगा। भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले जो प्रतिभा पलायन होता था उसके समस्या पर ध्यान दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया? अपव्यय एवं अवरोधन पर सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा इतिहास में किस समिति ने विचार किया है, ये चीज़ आपको बताना है। हार्टोग समिति दिया है, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम अपव्यय और अवरोधन पर विचार करने वाला समिति कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्टोग समिति। ठीक है, याद रखिएगा हार्टोग समिति। हार्टोग समिति का गठन की अगर बात करें तो कितना है? 1929। ठीक है, 1929 ईस्वी में भारतीय परिनीति आयोग ने सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में किया था। किसके नेतृत्व में किया था? तो फिलिप हार्टोग, है ना, ये जो दिया हार्टोग समिति। तो फिलिप पूरा नाम अगर पूछ दे तो सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में किया था। ठीक है, शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन क्यों किया गया था ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, शिक्षा का जो विकास है उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हार्टोग समिति का गठन 1929 में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो सर फिलिप हार्टोग के नेतृत्व में किया गया था हार्टोग समिति का गठन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? हार्टोग समिति, हटर आयोग, यशपाल समिति, कोठारी आयोग। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। ये हंटर हो जाएगा यार, हंटर आयोग हो जाएगा। ठीक है ना, हंटर आयोग, हार्टोग समिति, हंटर आयोग, यशपाल समिति, कोठारी आयोग। अपव्यय एवं अवरोधन का प्रथम व्यवस्थित अध्ययन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हार्टोग समिति ने। हार्टोग समिति इसका गठन कब हुआ था देख लिए हैं 1929 में। इसने पहली बार इसे संदर्भित किया था कि प्राथमिक शिक्षा में भारी अपव्यय और अवरोधन हो रहा है। प्राथमिक शिक्षा तब तक अप्रभावी होती है जब तक कि वह कम से कम
साक्षरता उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा के अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया गया। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया गया गोखले समिति द्वारा, सैडलर आयोग द्वारा, कर्जन सम्मेलन द्वारा, हार्टोग समिति द्वारा। तो इसका सही आंसर सभी को लगभग पता चल गया होगा। कमेंट करके आप लोग आंसर बताइएगा। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन, ये 2-3 प्रश्न में देखें, अपव्यय और अवरोधन। ठीक है, तो आप आंसर कमेंट करके बताइएगा इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, हुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो हुड का घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 1833, 1854, 1839, 1880। क्या होगा सही आंसर? कमेंट करके बताइएगा। हुड का घोषणा पत्र, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। हुड का घोषणा पत्र 1854 में जारी हुआ। क्या था घोषणा पत्र, जानेंगे अगले प्रश्न में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा थी। तो हंटर आयोग की जो मुख्य अनुशंसा क्या थी, ये चीज़ बताना है। संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना, प्राथमिक विद्यालय खोलना। तो हंटर आयोग का भी प्रश्न देख चुके हैं, अगर अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। मुख्य अनुशंसा क्या थी हंटर आयोग का? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना, विश्वविद्यालय की स्थापना, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोलना, प्राथमिक विद्यालय खोलना। हंटर आयोग की मुख्य अनुशंसा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना थी। हंटर आयोग का मुख्य अनुशंसा था कि संपूर्ण देश में जो है नॉर्मल स्कूलों या सामान्य स्कूलों की स्थापना की जाए। ठीक है, हंटर आयोग का अनुशंसा देख लीजिए क्या क्या है। और तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, धार्मिक जो शिक्षा होता है उसको प्रोत्साहन न दिया जाए। ठीक है, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था हो, ये हंटर आयोग का है। देख लीजिए, अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकताओं के अनुपात में दिया जाए। जो अनुदान सहायता छात्र शिक्षक के संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाना चाहिए अनुदान सहायता। ठीक है, देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। जो देसी शिक्षा होता है अपने उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दिया जाए। ये है हंटर आयोग की अनुशंसा। ठीक है, और एक क्या है? संपूर्ण देश में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना। ठीक है, तो ये 5 मुख्य अनुशंसा है उसका। मुख्य अनुशंसा तो यही है, लेकिन ये भी है उसके आयोग का अनुशंसा, ये 4 जो बताया हूँ वो भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। वर्धा शिक्षक सम्मेलन हुआ था। वर्धा शिक्षक सम्मेलन कब हुआ था? 1921 में, 1930 में, 1937 में, 1944 में। क्या होगा सही आंसर? जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं और इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर क्या है कमेंट करके बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1937 में। ठीक है, तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? तो 1937 में हुआ था। कहाँ हुआ था ये अगले प्रश्न में देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो किस पर लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चे, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, 14 से 18 वर्ग के आयु के बच्चे, बच्चों की नियमित उपस्थिति किस पर लागू नहीं होता? ये चीज़ पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ऑप्शन को देखते ही समझ में आ गया होगा भाई, है ना? इस पर लागू नहीं होगा ये, तो 14 से 18 में लागू नहीं होगा। 6 से 14 इसमें है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के वर्ग में निःशक्त बच्चों में लागू होगा। बच्चों की नियमित
उपस्थिति में लागू होगा, लेकिन ये सी 14 से 18 वर्ष की आयु में लागू नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रपति बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? तो गांधी जी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? 1913, 1923, 1827, 1937। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा दोस्तों। तो इस प्रश्न के सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1937। ठीक है, 1937 में गांधी जी ने राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न देखेंगे। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति कौन सा है ये बताना है। संपूर्णानंद समिति, कोठारी आयोग, हंसा मेहता समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति। बालिकाओं की शिक्षा के लिए गठित प्रथम समिति कौन सा है ये चीज पूछा गया है इसमें। संपूर्णानंद समिति, कोठारी समिति आयोग, हंसा मेहता समिति, ईश्वर भाई पटेल समिति। क्या होगा सही आंसर? तो बालिकाओं के लिए हंसा मेहता समिति का गठन किया गया था। प्रथम समिति जो है हंसा मेहता समिति हो जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में गठित प्रथम समिति जो है हंसा मेहता समिति है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। भाषा के लिए निहित है, ये भाषा है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, भाषा के लिए निहित है, ये भाषा है भाई। एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा, बहुभाषा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुभाषा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में बहुभाषा के लिए निहित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। गोखले बिल संबंधित है। गोखले बिल किससे संबंधित है भाई? गोखले बिल प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, शिक्षा से गोखले बिल संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से। गोखले बिल जो है प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात होना चाहिए। यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए, ये चीज पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। 1:20, 1:40, 1:30, 1:50। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या होगा बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यशपाल समिति के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 होना चाहिए, यानी कि 40 बच्चे में एक शिक्षक। ठीक है, या एक शिक्षक 40 बच्चे के लिए रहेगा। ठीक है, ये है आज के वीडियो का इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न है ये। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अधिक से अधिक। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जल्द मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।